प्यारे बच्चों, पीछे वाले लेक्चर में हमने महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था। इसमें हम लघुत्तम समापवर्तय निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तय क्या था? महत्तम समापवर्तक में हमने देखा था कि जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के जो सांझे गुणनखंड हैं, सारव गुणनखंड हैं, वही उनका महत्तम समापवर्तक होता है। लेकिन लघुत्तम समापवर्तय गुणनखंड नहीं, गुणज, जो संख्याएं दे रखी हैं जिनका हमें लघुत्तम समापवर्तय निकालना है, उन संख्याओं का सबसे छोटा गुणज जो होगा, सबसे छोटा सारव गुणज, उन संख्याओं का सबसे छोटा साझा गुणज यानी सारव गुणज जो होगा वही लघुत्तम समापवर्तय होगा। इसीलिए इसको अंग्रेजी में इसका सही नाम आता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, एलसीएम। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तय लैसे भी बोलते हैं। मान लिया हम 6 और 8 का एलसीएम निकालना चाहते हैं, लघुत्तम समापवर्तय। तो आप देखिए 6 के गुणज देखो, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, 5 तक ही ले लेते हैं, सारा गुणज आना चाहिए। 8 का देखिए, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौका 32, सारा गुणज आ गया है। क्या आया दोनों में? सबसे छोटा सारा गुणज, यानी दोनों में एक जैसा गुणज हो और सबसे छोटा हो 24। यूं तो देखिए आप चलते रहे, ये 36, 42, 48 आ जाएगा। इसमें भी 8 चौका 32, 8 45, 8 छिक 48, इसमें भी आ जाएगा। लेकिन ये भी सारव गुणज है, लेकिन ये छोटा नहीं है। सबसे छोटा सारव गुणज वही एलसीएम होता है। इसलिए 6 और 8 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तय कितना होगा? 24। निकालने के बच्चों और भी तरीके हैं, क्योंकि इस तरीके से तो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो हमारे पास निकालने के और भी तरीके हैं। हम पहले छोटा सा तरीका लेते हैं, फिर इकट्ठा वाला लेंगे। मान लिया हमने 6 और 8 का ही गुणनखंड विधि के द्वारा भी हम कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से देखिए, मान लिया 6 के गुणनखंड देखिए 2 गुणा 3 और 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। हम क्या करते हैं, जिसमें कोई भी गुणनखंड सबसे अधिक है वो लेंगे, या आप यूं कह सकते हैं जो सांझे गुणनखंड हो तो एक बार लेंगे और बाकी बचे हुए सारे गुणनखंड एक एक बार ले लेंगे। सांझे गुणनखंड तो एक बार, जैसे ये इसमें 2 और 2 ये सांझा है, ये तो एक बार लो, और बाकी सब गुणनखंड भी लिख दो। ये भी लिखो, ये भी लिखो, और बचा हुआ ये भी लिखो। तो ये बन गया इसका लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या था? ये सिर्फ सारव गुणनखंड यानी 2। और लघुत्तम समापवर्तक क्या है? जो महत्तम समाप यानी सारव गुणनखंड वो तो लिखो, और उसके अलावा जो बच गए वो भी लिख दो। सारव गुणनखंड ये थे तो हमने ये लिख दिया, यहाँ पे ये यहाँ आ गया, और बाकी ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से ये बन गया इसका लघुत्तम समापवर्तय। किसका? 6 और 8 का। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये बराबर है 24 है। तो 6 और 8 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तय बराबर है 24। किसी और संख्या का उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लिया हम 50 और 60 का उदाहरण लेते हैं। 50 के गुणनखंड करें 2 गुणा में 5 गुणा में 5। इस तरह 60 के गुणनखंड करें 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। अब सारा गुणनखंड क्या है? ये और ये रहा, सारा गुणनखंड है। तो इनको तो एक बार लिखना है, 2 गुणा में 5, और बाकी बचे हुए ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और अब ये 2 लिखो यहाँ पे, ये 3 लिखो यहाँ पे, और ये 5 लिखो यहाँ पे। इनकी गुणा कर दो। क्या बन गए ये सारे? 2 पंजे 10 दूनी 20, 3 60 पंजे 300।
ये इसका एलसीएम आएगा 50 और 60 का। यानी जो सारा गुणनखंड है वो एक बार लिख दो और बाकी बचे हुए गुणनखंडों को भी लिख दो और उन सब की गुणा कर दीजिए। ये आ जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्त। मान लिया 3 संख्याएं हैं, तब क्या होगा? तब भी इसी तरह से होगा। 40 है, 45 है, 48 है इनके। तो अब आप देखिए 40 के गुणनखंड कीजिए, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5। 45 के गुणनखंड कीजिए, 5 से तो होता ही नहीं, 3 गुणा में 3 गुणा में 5। 48 के गुणनखंड कीजिए, 2 गुणा में 2 3। अब आप देखिए इनमें सारव गुणनखंड क्या है। सारव गुणनखंड इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है और इसमें 5 नहीं है। तो सारव गुणनखंड कैसे करें? जिसमें जो गुणनखंड है ज्यादा वाले ले लो। जैसे 2 सबसे ज्यादा बार इसमें 2 है, किसी में तो है ना, 2 सबसे ज्यादा बार जिसमें आ रहा है वो लिख लीजिए। 2 गुणा ये आ रहा है 4 बार, यहाँ 3 बार है, 4 बार वाला लिखो, सबसे ज्यादा बार वाला। सबसे ज्यादा बार जो गुणनखंड आया है पहले उसको लिख लीजिए, कोई भी गुणनखंड। ये आ गया 4 बार। फिर उसके बाद मतलब 2 इसमें सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया, 2 लिख लिया। अब 3 को देखो, 3 सबसे ज्यादा बार इसमें आया है, कितनी बार? 2 बार, तो 2 बार लिखो। फिर क्या है? 5 इसमें 1 बार ही आया है। 2 4 बार आया है किसी गुणनखंड में, 3 2 बार आया है सबसे ज्यादा, और 5 1 बार आया है। इनको लिख दीजिए, इनकी जो गुणा होगी वही गुणनखंड होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा में 9 गुणा में 5, 720 आ गया। बच्चों अब अगर संख्याएं यूं ज्यादा हो तो हमें करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम एक अलग तरीका लेते हैं। इसी का 40, 45 और 48 का गुणनखंड का एक तरीका ये है। 40, 45 और 48 यूं लिख लीजिए और फिर इकट्ठा इनको एक संख्या से भाग दो। पहले 2 से देखिए, 2 से ये भी जाती है, 20 बचेगा। ये 2 से भाग नहीं होता, यूं का त्यों लिख दो। ये 2 से भाग होता है, 24 लिख दो। अब फिर 2 से ये 10 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब फिर 2 से जा रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? देखो पहले 2 से हमने मतलब देखा कि ये 2 पर भाग हो रहे हैं, तो हमने सबको 2 पे भाग दिया। 2 पे 45 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब आप देखिए 2 से सिर्फ ये भाग होती है तो करो, कोई बात नहीं। 2 से भाग, ये 5 नहीं होता, ये 45 नहीं होता, ये 3 बच गया। अब 3 से भाग देखो, 3 से ये 5 नहीं होता, ये 15 है, ये 15 हो जाएगी। 15 तो ये 45 होते हैं ना, इसलिए ये भाग हो रहा है और ये भी भाग हो रहा है 1। अभी भी ये 3 से भाग हो रहा है 5, ये भी 5 बच गया और ये 1। अब ये 5 से भाग हो रहा है 1 1 और 1। जब नीचे 1 1 1 आ जाए छोड़ दीजिए। ये जो गुणनखंड हैं ये यही हैं। देखिए आप 2 4 बार आ रहा है, इसमें भी 2 4 बार आ रहा है, 2 3 जो है 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है। तो यही इसके फिर हम इन गुणनखंडों को लिख देते हैं यहाँ पे। 2 ये सारे के सारे जो है नीचे आ जाएंगे। ये 2 गुणा में ये 2, यानी आप दोबारा लिख सकते हैं, ये 2 गुणा में ये 2 गुणा में ये 2 गुणा में ये 2 गुणा में 3 गुणा में ये 3 और गुणा में नीचे वाला 5। अब आप इसको कीजिए, 720 उत्तर आएगा। ये लघुत्तम हो गया। ये सबसे ठीक, उचित और आसान तरीका है। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाले 2 खाद की बोरियां खरीदती है। खाद की कितनी बोरियां खरीदती है? 2। एक का भार कितना है? 75 किलोग्राम और दूसरी बोरी का भार 69 किलोग्राम। तो एक बोरी का भार 75 किलोग्राम, दूसरी बोरी का भार दे रखा है इसमें, दूसरी बोरी का भार 69 किलोग्राम।
भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप कर ले। जो इन दोनों बोरियों के भार को पूरा पूरा माप ले, उस बट्टे को आपने बताना है। एक बोरी 75 किलोग्राम की है, एक बोरी बच्चों कितने की है, 69 किलोग्राम की है। और अब ऐसा बट्टा बताओ जो 75 किलोग्राम वाली बोरी को भी माप ले और 69 किलोग्राम की बोरी को भी माप ले। आपने ये बट्टा बताना है। आप इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तब जाके ये निकलेगा, क्योंकि 3.7 एक्सरसाइज जो है उसमें महत्तम और लघुत्तम दोनों के सवाल हैं। तो दोनों को मापने के लिए बड़े से बड़ा बट्टा 75 और 69, तो आप इसके 75 गुणनखंड कीजिए, 3, 5, 5 और 69 के गुणनखंड करो, 3 और 23। साझा गुणनखंड क्या है, सारा गुणनखंड 3 है, तो इसका मतलब 75 तथा 69 का महत्तम समापवर्तक 3, अतः 3 किलोग्राम का बट्टा दोनों बोरियों को माप सकता है। क्योंकि 75 किलोग्राम है, 3-3 किलोग्राम के करके 25 बार माप सकते हैं, और 69 है तो 3-3 किलोग्राम करके 23 बार माप सकते हैं। इसके बाद लघुत्तम समापवर्तक का अगला सवाल, 3 लड़के एक स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। एक स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं और कदमों की माप 73, 70 और 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की न्यूनतम दूरी जिसे पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। देखिए 3 लड़के हैं, एक ही स्थान से चलते हैं। ये एक उस स्थान से, तीनों लड़के एक ही स्थान से चलते हैं। एक इधर चलेगा, दूसरा यहाँ पे चलेगा, तीसरा यहाँ पे चलेगा। इनके कदमों का माप जो है एक साथ शुरू होते हैं, 63, 70 और 77 है। 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। मतलब जब वो चलता है तो एक कदम इसका 63 सेंटीमीटर का है, जब वो दूरी तय करेगा ये 70 सेंटीमीटर का और ये 77 सेंटीमीटर का, ये हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों से तय हो जाए, कि आपने ये बताना है कि इसमें कितनी न्यूनतम, कम से कम कितनी दूरी तय करे कि वो पूरे पूरे कदमों से तय हो जाए। और आपको मतलब कि हर एक के कदम उसमें बराबर आ जाएं, तो कितने दूरी वो तय करे। मतलब ऐसी संख्या निकालो जो इन तीनों को भाग करते हो, तीनों का गुणज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखना है बच्चों कि ये 63, 70 और 77 तीनों कहाँ पर जाकर एक बराबर कदम मिल पाएंगे, यानी कि कम से कम दूरी कितनी तय करे कि वो 63 से भी भाग हो, 70 से भी हो और 77 से भी हो। तो इसका मतलब इसका क्या लेंगे हम, लघुत्तम लेंगे। तो आप लघुत्तम लीजिए 63, 70 और 77 का। आप देखिए इनमें 2 से कौन सी भाग होती है, सिर्फ ये होती है 63, 35 और ये 77। और अब आप देखिए 3 से, 2 से कोई नहीं भाग होता, 3 से देखिए, ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 35 और ये 77। और अब ये 3 से भी, 3 से ये फिर भाग हो रहा है, 3 7 21, 35, 77। अब ये सभी 7 से भाग होते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 से 11। अब ये 5 से भाग होते हैं, 1, और अब ये 11 से भाग होता है, 1 1 1। तो ये हो गया इसका लघुत्तम तीनों का। और ये कम से कम दूरी आएगी, ये आएगी किसके बराबर, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 5 और गुणा में 11। 2 3 6 3 18, 18 पंजे 90, 90 7 630, 630 को 11 से करेंगे तो 0, 11 33 या 6930 सेंटीमीटर
की दूरी आएगी बच्चों कम से कम, तब ये सबके कदम मिलेंगे। हम लघुत्तम का और सवाल लेते हैं एक। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक इसी तरह का, और 80, 85 और 90 सेंटीमीटर, उनमें क्या है 80, 85 और 90 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं। तो वो एक साथ कदम मिलाकर कब दोबारा यानी न्यूनतम दूरी चलें कि पूरे कदमों में तय हो जाए। तो आप इसमें भी क्या है किस किस का 80, 85 और 90 3 व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ पे 63, 70 और 77 3 व्यक्ति चलते हैं, और एक ये क्या है 63, एक जो व्यक्ति है वो अपना कदम जो है 63 सेंटीमीटर दूर रखता है, दूसरा रखता है 70, तीसरा रखता है 77। इसी तरह से 3 ऐसा ही सवाल कि 3 व्यक्ति सैर पर जाते हैं, एक का कदम 80 सेंटीमीटर है, दूसरे का 85 सेंटीमीटर है और तीसरे का 90 सेंटीमीटर है। बताइए वो कम से कम कितनी दूरी तय करें कि उसकी पूरे कदम आ जाएं। तो आपने 80, 85 और 90 का इसी तरह से लघुत्तम लेना है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, और कल हम फिर और कुछ सवाल लेकर हाजिर होंगे। आप इसको ध्यान से कीजिएगा। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।